हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अपनी राजस्थान पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, स्पेशली वीडियो के लिए। वीडियो में तो खासकर राजस्थान पॉलिटी का ही प्रश्न आने वाले हैं, तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय के खास तौर पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल आपके सामने है, राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने। ये सबसे बेसिक सवाल है, सबसे इजी सवाल जो आप सबको आना चाहिए। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहाँ अवस्थित है, मेरे ख्याल से आप इन दो को तो काट ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोधपुर में है या जयपुर में? यहाँ पर पूछ रहा राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय। अब आप कहेंगे सर दोनों जगह है, जोधपुर में भी है और जयपुर में भी है, लेकिन जो मुख्य पीठ है उसके बारे में, सिर्फ जहां पर स्पेशली खंडपीठ के बारे में लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है? वो मुख्य पीठ के बारे में पूछ रहा है, प्रधान पीठ के बारे में पूछ रहा है। वो कहां पर है? वो जोधपुर में है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है। राजस्थान हाई कोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। अगर इसका खंडपीठ पूछे तो वो जयपुर में है। खंडपीठ, आगे इसी के बारे में सवाल आने वाला है। खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई है, तो वो जयपुर में है। क्लियर? तो अलग अलग पीठ है। ये मुख्य पीठ हो गई, ये इसकी खंडपीठ हो गई। बेंच, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा क्षेत्र है, तो पूर्वी राजस्थान के लिए जयपुर में हो गया और पश्चिमी राजस्थान के लिए जोधपुर में हो गया। ठीक है, लगभग लगभग यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ, 18 जिले को क्षेत्राधिकार जो आता है, 18 जिलों का क्षेत्राधिकार की सामान्य इन जिलों का कोई केस है वो जोधपुर में जाता है। 15 जिलों का जो है वो जयपुर में आता है। पश्चिमी राजस्थान, जयपुर तो है ही है, अजमेर तक सारे जो इधर है वो सारे के सारे 15 जिले लिख लीजिए आप। 15 जिले, 15 जिलों का क्षेत्राधिकार जो है वो जयपुर खंडपीठ के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 20 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप दो ऑप्शन तो कट कर देंगे, ये और ये तो नहीं होना। 26 जनवरी 1950 तो नहीं है, 26 जनवरी 1949 भी नहीं है। अब यहां पर दो कंफ्यूजन होते हैं, 30 अगस्त 1949 को है या 29 अगस्त 1949 को है। तो देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, 20 अगस्त भी है और 29 अगस्त भी है, दो डेट आती है, एक आरपीएससी की आती है और एक हाई कोर्ट की आती है। हम कंफ्यूज हो जाता है कि हाई कोर्ट कौन सा है और आरपीएससी कौन सा है। 30 अगस्त 1949 है या 29 अगस्त 1949 है? देखो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1949। और 20 अगस्त को क्या बनी थी? आरपीएससी। आरपीएससी का गठन हुआ था। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आरपीएससी फिर हाई कोर्ट। जब इस तरह का कंफ्यूजन होता है तो कुछ भी ऐसी ट्रिक फंसा लीजिए और आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले आरपीएससी भर्ती निकालेगी और भर्ती निकलने के बाद वो कोर्ट में जाएगी। क्या होगा? पहले आरपीएससी भर्ती निकालती है, फिर डेफिनेटली वो कोर्ट में जाएगी, यानी पहले भर्ती निकलेगी फिर कोर्ट में जाएगी। तो पहले भर्ती वाले संस्था का गठन हुआ है, फिर किसका गठन हुआ है? फिर हाई कोर्ट का। तो पहले 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी आती है, आरपीएससी ने भर्ती निकाली, बाद में कोर्ट में गई, तो कोर्ट तो बाद में आना चाहिए ना, तो कोर्ट इस तरह से याद रखने का तरीका है। तो 20 अगस्त 1949 आरपीएससी, 29 अगस्त 1950 हाई कोर्ट। अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कई बार ये गलत हो जाता है कि 20 अगस्त करें या 29 अगस्त, डेट दोनों याद है लेकिन कंफ्यूजन होता है, इंटरचेंज भी हो जाता है कई बार। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अर्हता योग्यता क्या चाहिए के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको जन्मजात भारत का नागरिक होना चाहिए, बस बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है अगर उसने भारत की नागरिकता ले ली, जिसका जन्म किसी और देश में हुआ, किसी और देश का व्यक्ति है लेकिन अब भारत का उसने नागरिकता ले ली और बाकी योग्यता पूरा करता है, तो वो भी बन सकता है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। भारतीय राज्य क्षेत्र में उसने कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, क्या ये कथन सही है? ये कथन यहां से गलत हो जाता है। 15 वर्ष नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? चाहे 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, चाहे 10 वर्ष तक के लिए वकालत की हो, दोनों ही सही है। या तो ये अथवा, इसमें आप अथवा लगा सकते हैं। क्या योग्यता होना चाहिए? भारत का नागरिक, इसके अलावा 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उस अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका है, या फिर उसने हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक न्यायालयों में निरंतर वकालत की हो, ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने 5 वर्ष तक वकालत की और 5 वर्ष तक उसने न्यायिक पद धारण किया, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के दोनों टेन्योर, इन दोनों में से कोई भी मिला के 10 साल होनी चाहिए। इधर 2 साल हो सकता है, इधर 8 साल हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो कौन सा असत्य कथन हो जाएगा? ये वाला आंसर असत्य हो जाएगा। न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। किस न्यायाधीश की बात हो रही है?
क्योंकि हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में ही आ रहा है। वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। क्या ये कथन सही है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है या राज्यपाल करता है? पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। अभी देख लेते हैं। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। क्या ये कथन सही है? वह अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। देखो याद रखना है, हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनके बारे में, उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। बाकी मैक्सिमम काम चाहे नियुक्ति होना है, चाहे वो त्याग पत्र देना है, चाहे एडिशनल जज लगाना हो, चाहे मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति इस तरह से लगाना हो, वो सब काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ पर काम बाकी का नहीं होता है। राज्यपाल का काम शपथ दिलाने तक सीमित है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, बिल्कुल सही है। अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, ये कथन यहाँ से गलत है। मुख्य न्यायमूर्ति को नहीं देता, किसको देता है? राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति को ही एक तरह से वापस अपना त्यागपत्र देता है। तो कौन सा कथन सही है? यहाँ से लग रहा है 1 और 2 सही है, बिल्कुल 1 और 2 सही है। हमारा आंसर यहीं से मिल गया। अगला सवाल देखते हैं। ये आ गया उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ। उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना, है ना, अब ये बात कर रहा है स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई है, बिल्कुल सही है। अगर आपको पता है, खंड जो हमारी बेंच है दूसरी वाली, खंडपीठ जिसको हम कह सकते हैं, खंडपीठ की स्थापना 1977 में हुई थी वापस। ओके, जनवरी 1977 में हो गई थी। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा किया गया। ये नया कथन हो सकता है आपके लिए कि राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, सारा जो काम हुआ था ना कि खंडपीठ बनाना, कोई ट्रांसफर होना, ये सारा इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। जयपुर पीठ मुख्य पीठ नहीं है। मुख्य पीठ तो कौन सी है? मुख्य पीठ तो जोधपुर है, मुख्य पीठ जोधपुर है, और ये एक खंडपीठ है। जयपुर जो है वो खंडपीठ है। अब वापस बाकी कथन देख लेते हैं। इस कथन को हमने सही कर दिया, इस कथन को हमने सही कर दिया। पीठ की स्थापना का आदेश, ये कथन भी सही है, इसी अधिनियम के तहत हुई। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिया गया, ये कथन गलत है। आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिया गया और आदेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया। खंडपीठ स्थापना का आदेश पहले ध्यान दीजिए, जब पहले हाई कोर्ट बना था तो जोधपुर में बना था। इसकी खंडपीठ शुरुआत में बना भी दी गई जयपुर में, लेकिन बाद में इस खंडपीठ को 1950 के आसपास ही वापस समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद लोगों का विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू होने के बाद फिर वापस राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा 1977 में इस खंडपीठ को वापस से शुरू किया गया और एक स्थायी पीठ बनाई गई। ये राष्ट्रपति के आदेश से बनाया गया, न कि राज्यपाल। तो इसलिए इसमें दूसरा कथन गलत हो जाता है। पहला, तीसरा और चौथा ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा ठीक है। ऑप्शन सी यहां से राइट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? यहाँ क्या बात कर रहा है? हमेशा ये एग्जाम में सवाल नहीं आता है कि वर्तमान में कितने पद हैं, वर्तमान में कितने न्यायाधीश नियुक्त हैं, कितने पद खाली है, इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। सवाल जो आएगा वो यही आएगा, स्वीकृत पद कितने हैं। तो ध्यान देना, स्वीकृत पद राजस्थान हाईकोर्ट में 50 है, मुख्य न्यायाधीश सहित, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, मुख्य न्यायाधीश सहित है। ये कई बार आ भी सकता है, 49 + 1 भी आ सकता है ना, 49। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने हैं? तो 49 ही है। मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं? तो 50 है। आ सकता है ऐसा कथन में भी आ सकता है कि मुख्य न्यायाधीश सहित 50 है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 50 है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए 50 याद रखना है, वो मुख्य न्यायाधीश सहित है। क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा कहां पर है, सर्वाधिक पद कहां पर है हाईकोर्ट में? तो वो क्योंकि यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक इलाहाबाद में मिलेगा, वहां पर 160 पद है स्वीकृत हैं। ठीक है, 160। नॉर्मली अभी बहुत कम, बहुत रेयर चांस हमें कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है कि 50 के 50 पद भरे हुए हैं, बाकी 5 पद 10 पद लगभग खाली रहते हैं। वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो अधीनस्थ न्यायालय से बात करें तो देखो यहाँ पर आप देखोगे 214 अध्याय 5, अध्याय 5 भाग 6 राज्य, उसका अध्याय 5 उच्च न्यायालय के बारे में है। ठीक है, और वहां से अनुच्छेद 214 से लेकर 232 ये अनुच्छेद उच्च न्यायालय के बारे में है। उसके बाद भाग 6 का ही अध्याय 6 आ जाता है, और ये अध्याय जो 6 है वो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। अधीनस्थ न्यायालय। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद यहां से हो जाएगा 233 से लेकर 237। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद मामलों को उच्च न्यायालय की अंतरण, मामलों का उच्च न्यायालय का मतलब अंतरण की जो पावर्स होती है, ट्रांसफर, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं, मामलों को उच्च न्यायालयों में अंतरण, अपीलीय तो थोड़ा सा अलग हो सकता है इसमें। मामलों को उच्च न्यायालय में अंतरण का मतलब क्या है, मान लो कोई केस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सीधे मामले अपने पास मंगा सकता है, उसको कहते हैं कि मामले जो है वो उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, ऐसी शक्ति, इसके बारे में उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 228। ये ऐसा अनुच्छेद है जो नॉर्मली हम थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, ध्यान में कम रखते हैं। बाकी आपको हाई कोर्ट के बारे में देखो, अनुच्छेद 214 के बारे में, 217 के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा 231 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 226 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को लगभग यहाँ पर पता रहना चाहिए। ये आर्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स जैसे 228 क्या कहता है, 228 कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर है, मामले अपने पास अंतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा 231, 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में लिखा हुआ है 2 या अधिक राज्यों में भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। 231 क्या कहता है, 2 या अधिक राज्यों में भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। 229 और 230 नॉर्मली इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 230 कहता है कि उच्च न्यायालय का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र में भी हो सकता है। 229 ये बात करता है जो भी उच्च न्यायालय के अधिकारी हैं उनके किस तरह का व्यय है उन सब के बारे में लिखा हो। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये 228 जरूर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय मामले अपने पास मंगा सकता है अधीनस्थ न्यायालयों से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल दिख रहा है। राजस्थान के राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से सही पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, और नीचे कूट भी दिए गए। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। ये सवाल थोड़े से मीडियम लेवल में कह सकते हैं, कथन के ऊपर डिपेंड करता है कथन किस तरह का। बाकी ये बिल्कुल इजी सवाल नहीं है, क्योंकि आपको 2-3 कथन जितने भी हैं सबके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो और ये सवाल ऐसा होता है जो बहुत सावधानी से करने होता है। और भी ज्यादा कौन सा कथन सही नहीं है उस पर तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम सही पे गलत टिक लगा देते हैं और वो सवाल गलत हो जाता है। इस पर सही पर विचार कीजिए, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बहुत आराम से इसको करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अभी हमने बात की, ये बात तो अनुच्छेद 214 में लिखी है, 213 में नहीं है। ठीक है, तो ये कथन तो गलत हो गया। 213 में क्या है फिर, वो राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में है ना। 123 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये कथन तो पहले ही गलत हो गया। अगर हम देख लेते हैं पहले कि कौन सा सही है, जिसमें एक आ रहा है उसको कट कर दो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, हमारा आंसर वैसे ही मिल गया, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको ये भी पता है तो आंसर मिल जाएगा। 2 3 4 सही है। अब देख लेते हैं इसको भी एक बार। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति होती है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने, वो लेख को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिट बोलते हैं, रिट जारी कर सकता है, WRIT। कई लोग देखो ये है रीट, इसको क्या बोलेंगे, रीट में बड़ी मात्रा आती है रीट, ये रीट अलग है, ये तो रीट एग्जाम है। इसको रिट छोटी मात्रा आएगी, बोलने में फर्क आना, रीट और रिट, ये रिट है। इसको लेख कह सकते हैं, प्रलेख कह सकते हैं, एक ही बात है। प्रलेख कह सकते हैं, समादेश कह सकते हैं इसको, इसके लिए समादेश शब्द भी आ सकता है, इसके लिए समावेदन शब्द भी आ सकता है। अगर ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो रिट जारी करने की ही बात कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पता है हमें। तो भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र भी कह लीजिए के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़े 230 और 231। 230 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए है जो बात, हालांकि इसमें नहीं थी, इसमें सिर्फ राज्य की बात हो रही है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र भी आ सकता है। अनुच्छेद 230 में ये बात लिखी हुई है और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बात की हुई है। ये कथन भी सही होता है, इसलिए हमारा ये कथन सही हो गया। देखो, हर सवाल के साथ आपको सिर्फ एक कथन या फिर एक नहीं, और भी जो नई बातें मैं बता रहा हूँ वो सब भी याद रखनी है। जरूरी नहीं कि एज इट इज सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ही आसपास पूछा जा सकता है, तो आप उसको आराम से सही कर सकते हैं। अगला सवाल पर आते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? सबसे लंबे समय तक, आजकल इस तरह के सवाल भी आते हैं जिसमें कंसेप्ट के साथ साथ कुछ फैक्चुअल पूछा जा सकता है न्यायाधीशों के बारे में। ठीक है, ये चारों ही न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर शरद कुमार घोष तो हमने पढ़ा नहीं है। शरद कुमार घोष के बारे में भी बात करते हैं। SK घोष, SK घोष तो पढ़ा होगा, वही शरद कुमार घोष है, घोष बाबू। ठीक है,
ये बंगाल से थे घोष बाबू। शरद कुमार घोष, आपने तो ये पढ़ा होगा कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे वो, एस के घोष थे। यहाँ पर हाई कोर्ट में कहाँ पर आ गए? कैलाशनाथ वांचू, सरजू प्रसाद, जे.एम. पंचाल। ये सवाल एक या दो बार परीक्षा में आ चुका है कि सबसे लंबे समय तक हाई कोर्ट में रहने वाले कौन थे? के.एन. वांचू। आपको कैलाशनाथ वांचू भी याद रखना, के.एन. वांचू भी याद रख लेना। 7 साल तक, 1951 से लेकर 1958, लगभग 7 साल, ठीक है। 1951 से लेकर 1958 तक लगभग 7 वर्ष ये रहने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के अब तक के सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कैलाशनाथ वांचू थे, ठीक है। सरजू प्रसाद और इनके बाद ही आते, जस्ट इनके बाद आते सरजू प्रसाद। शरद कुमार घोष के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। एस के घोष आरपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, पहले चेयरमैन, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई जगह हो देखा होगा आपने, विकिपीडिया में भी देखेंगे तो इनको हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश के रूप में इनका नाम लिखा हुआ, जबकि हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश, आगे सवाल आने वाला, वो श्री कमलकांत वर्मा थे, ठीक है। इनका हाई कोर्ट में पहले नाम, क्योंकि ये बड़े सिविल अधिकारी भी थे और न्यायविद भी थे। ये आजाद देश की आज़ादी से पहले जयपुर रियासत में वहां पर कोर्ट में न्यायाधीश रहे हुए थे, और जैसे ही देश आज़ाद होता है तो इनको अंतरिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है राजस्थान हाई कोर्ट में। ध्यान देना, राजस्थान हाई कोर्ट में इनको अंतरिम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए कई जगह इनको फर्स्ट न्यायाधीश के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो आपको पूछा जाएगा उसका आंसर कमलकांत वर्मा ही आपको लिखना है, एस के घोष नहीं लिखना है। एस के घोष को हम आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। देखो अगला सवाल मैंने यही लिया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, अभी मैंने बताया वो कमलकांत वर्मा होंगे, हमें शरद कुमार घोष नहीं लिखना है, कमलकांत वर्मा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो है नहीं कमलकांत वर्मा, के वर्मा है, सरजू प्रसाद है, जे.एस. राणावत, डी.एस. दवे, तो ये जो के वर्मा जी हैं वो के वर्मा जी कमलकांत वर्मा ही है, तो कमलकांत वर्मा। अब देखो इससे शॉर्ट नेम भी आ सकते हैं, कल कैलाशनाथ वांचू पढ़ा, के.एन. वांचू आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओ, वही कैलाशनाथ वांचू, के.एन. वांचू। के वर्मा प्रथम थे, ठीक है, और उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा था सेकंड नंबर पर कैलाशनाथ वांचू आते हैं, फिर तीसरे नंबर पर यही सरजू प्रसाद आते हैं, फिर जे.एस. राणावत, डी.एस. एक तरह से क्रम ही है, ठीक है। ये सब राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, क्लियर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कैसे करता है ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ये बात तो ठीक है, लेकिन और भी है आगे ऑप्शन, क्या देखते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, मुख्यमंत्री से परामर्श तो नहीं करता, तो यहां से तो ये कट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श क्यों करेगा, यह भी कट हो जाता है। राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ये इसका सबसे सही आंसर है। केवल उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं होगा, ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्या अपने स्वविवेक से करेगा, नहीं करेगा। तो क्या केंद्र की मंत्रिपरिषद से पूछकर करेगा, नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका निर्णय नहीं लेती, इसका निर्णय लेती है सुप्रीम कोर्ट। यानी अल्टीमेटली जो डिसीजन हो रहा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम ले रहा है, न कि राष्ट्रपति ले रहा है, न कि राज्यपाल ले रहा है। राज्यपाल एक सामान्य प्रक्रिया है, बाकी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी को हाई कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, तो उनके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, अभी हमने कहा भी 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, हमारे यहाँ पर ऐसे है भी सही, ठीक है। बहुत सारे हैं जहाँ 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। आप जैसे देखिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, तो पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट देखिए तो महाराष्ट्र गोवा के लिए एक ही है। इसी तरह से आप गुवाहाटी हाई कोर्ट देखें तो वहाँ पर 4 स्टेट आ जाते हैं, तो है ऐसे। तो उनके जब हाई कोर्ट बनेगा तो वहाँ पर शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी, क्योंकि हमें पता शपथ तो राज्यपाल दिलाता है। तो जब 2 से अधिक हो जाए तब क्या राष्ट्रपति दिलाएंगे, नहीं, इसका आंसर राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। दोनों राज्यों के राज्यपाल के द्वारा, अब क्योंकि दोनों राज्यों के बन रहे तो क्या दोनों राज्य के अलग अलग दिलाएंगे, नहीं, दोनों राज्यों के अलग अलग राज्यपाल भी नहीं दिलाएंगे, किसी एक राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ये ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है, ये चौथा ऑप्शन देखना भी जरूरी है। किसी एक राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा है, ये 4th में क्लियर किया हुआ है, उस किसी एक राज्यपाल के द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है, मुख्य पीठ। ये देखो 4 अगर राज्य हैं तो वहां पर जहां मुख्य पीठ होगी उस राज्य के
जो राज्यपाल है वो उनको शपथ दिलाएंगे, खंडपीठ वाले राज्य नहीं दिलाएंगे। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो बॉम्बे मुख्य पीठ महाराष्ट्र में है, गोवा में खंडपीठ है, ठीक है ना, तो गोवा के राज्यपाल उनको शपथ नहीं दिलाते हैं, ये वाला शपथ दिलाएंगे। क्लियर? आगे के सवाल देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार, ध्यान देना संविधान का अतिक्रमण शब्द नहीं लिखा हुआ है, सवाल यहां से भी आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटा सकते हैं? भ्रष्टाचार के आधार पर, ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। तो का सही आंसर होगा अक्षमता तथा सिद्ध कदाचार के आधार पर। संविधान के अतिक्रमण ऐसा शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया हुआ, बाकी किसी के लिए भी यूज नहीं किया हुआ है। हटाने का तरीका लगभग वही है राष्ट्रपति जैसा, लेकिन शब्द ये यूज है अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार, ठीक है। कदाचार में सब चीजें आ जाती है, भ्रष्टाचार ये सब चीजें आ जाती है, के आधार पर उनके कार्यकाल से, किसके कार्यकाल से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको हटा सकते हैं क्या? चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो चाहे हाई कोर्ट के जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको हटाने की पावर उनके पास नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये पावर उनके पास भी नहीं है। संसद के 2 सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, एक तो ये, आगे चौथा ऑप्शन देखिए, देखो यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन देखे ये थोड़े से घुमाने वाले ऑप्शन है, सही आंसर क्या करें? और चौथा ऑप्शन कह रहा विशेष बहुसंख्या, इसको बहुमत कह लीजिए, एक ही बात है, विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन द्वारा, ये भी बात सही है, विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है, ये भी हमने पढ़ा कि दोनों सदन, इसको हम, ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए होता है। पहले एक सदन में ये प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव पारित होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव जैसा एक, इनको अविश्वास नहीं कहेंगे, एक प्रस्ताव रखा जाता है हटाने के लिए, ठीक है, वो एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जहाँ वहां पर जाता है, पहले उसकी जांच होती है, वहां पर भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति उनको उस तारीख से हटा देंगे। तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी है और संसद के दोनों सदनों द्वारा। लेकिन अब यहां तक बात तो इसमें भी ठीक है, और देखो इसमें अगर हम देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है? यहां पर इन्होंने विशेष बहुमत लिख दिया, ठीक है, लेकिन इधर राष्ट्रपति नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि हटाने का काम तो हमें पता है राष्ट्रपति करेंगे। इधर इन्होंने राष्ट्रपति लिख दिया लेकिन विशेष बहुमत नहीं लिखा, तो अब सही आंसर क्या होगा? तो देखो अब अगर हमें 2 में से भी बेस्ट आंसर चुनना है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर विशेष बहुमत भी आना चाहिए, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अब परीक्षा में आगे से सवाल कैसे करेंगे, तो जो परफेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर लिख रहा है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, तो दोनों सदन तो नहीं हटा सकते, हटाएगा तो राष्ट्रपति। यहाँ से फिलहाल मैं इसको गलत कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर विशेष बहुमत तो है नहीं यहाँ पर, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर। अब भले ही यहाँ पर विशेष बहुमत नहीं लिखे, लेकिन संसद की दोनों सदन ने सिफारिश कर दी है, वो एक या तो अंडरस्टूड के रूप में माना गया कि दोनों सदनों ने सिफारिश कर दी है विशेष बहुमत के साथ, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति शब्द आना बहुत जरूरी था, तो राष्ट्रपति शब्द यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हमें ज्यादा हमारा सवाल जो सही माना जाएगा वो यही माना जाएगा, ऑप्शन सी। कई बार अगर हम विशेष बहुमत नहीं लिखे ना, तो भी ऐसा लिख सकते हैं कि संसद के दोनों सदन की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको हटाता है। फिर वो जब हम डीप में जाएंगे तब इस बात को पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या माना जाना चाहिए? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, दोनों सदन इनको नहीं हटाते, हटाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 15 देखिए, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है। विधि व्यवसाय का मतलब क्या है? एक न्यायाधीश है, एक न्यायाधीश वकालत कर सकता है, बिल्कुल उसे पूरी वकालत की नॉलेज है, वो वकालत कर सकता है। वकील भी न्यायाधीश बनते हैं, तो वो अब जज बन गया, जज बनने के बाद रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद 60 साल 62 साल जो भी रिटायरमेंट की एज है, रिटायरमेंट होने के बाद चाहे वो 65 पे रिटायर हो रहा, 65 रिटायर होने के बाद भी वो अपनी वकालत कर सकता है, ठीक है। तो सवाल ये है, जैसे क्योंकि वकालत उसे वकील अपनी सारी नॉलेज है, तो वो वकालत कहाँ पर कर सकता है, क्या उस पर प्रतिबंध है? यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायालय की न्यायाधीश की बात हो रही है। पहली बात कि वो वकालत कर सकता है, इसको तो आपको याद रखना है, विधि व्यवसाय कर सकता है। कहाँ पर कर सकता है? किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष, उच्चतम न्यायालय या उसी न्यायालय में, उस न्यायालय का मतलब है जहाँ पर उसने सेवा दी हो, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय, अन्य का मतलब जहाँ उसने सेवा दी है उसके अलावा, केवल उच्चतम न्यायालय में। तो ध्यान रखना, देखो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। एक हाई कोर्ट का जज वो वकालत कर सकता है, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उसने वहां पर जज नहीं रहा है, और ऐसे न्यायालय में जहां पर वो हाई कोर्ट का जज नहीं रहा हो, केवल ऐसे न्यायालयों में वो कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो रिटायर होने के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश का कार्यकाल।
तो अपर न्यायाधीश की व्यवस्था भी है। अपर न्यायाधीश को जिसको हम एडिशनल जस्टिस कह सकते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर कई बार काम की बढ़ोतरी हो जाती है और जजों की संख्या कम पड़ रही है तो राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश नियुक्त वहां पर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यायाधीश वहां पर लगा सकते हैं। और उसके लिए प्रावधान है कि 2 साल तक, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के लिए वो लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। 2 वर्ष के लिए इनको लगाया जा सकता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। जैसे क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है वैसे ही हाई कोर्ट का भी है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में ही जाते हैं उनको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में जो अधीनस्थ कोर्ट से अपील की जाती है हाई कोर्ट में उनको बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये भी हाई कोर्ट का होता है। अपने अधीनस्थ जो भी न्यायालय है उनका निरीक्षण करना, ये होता है निरीक्षण क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अब ये परामर्श किसकी है? ये बात हो रही है अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की ये पावर होती है कि वो परामर्श दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है परामर्श मांगने पर। क्या ऐसा ही परामर्श हाई कोर्ट भी राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल को दे सकता है क्या? इस संबंध में कोई भी व्यवस्था संविधान में नहीं है। तो इस तरह से परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना। भाई ये उच्च न्यायालय से थोड़ा सा अलग, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ ये कंसेप्ट और शुरू हुआ है ग्राम न्यायालय। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? चौहटन, जो बाड़मेर में, आसीन भीलवाड़ा में, बस्सी या निवाई टोंक में। कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। सही आंसर, ये तो पता होना चाहिए, काफी पॉपुलर सवाल रहा है पहले भी। बस्सी जो कि जयपुर में आता है। 2010 में, उस समय श्री वीरप्पा मोइली कानून मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर इनकी स्थापना, पहली स्थापना हुई बस्सी जयपुर में। सही आंसर होगा 2010 में। ओके, नेक्स्ट सवाल, राजस्थान की पहली लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? यह सवाल भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली लोक अदालत लगाई थी, ये लगाई थी कोटा में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। लोक अदालत जो छोटे मोटे जो केस होते हैं, है ना, वहां पर उसके लिए लोक अदालत में किया जाता है। और इसके विरुद्ध एक जो खास बात एग्जाम में पूछी जाती है, लोक अदालत का जो निर्णय दिया जाता है वो अंतिम माना जाता है, उसके उस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, राजस्थान के राजस्व न्यायालय, ये राजस्व न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में आता है। एक होता है दीवानी न्यायालय, एक होता है फौजदारी, और तीसरा जो प्रकार है वो भूमि विवादों से संबंधित होता है, वो आता है राजस्व न्यायालय। एक तरह से जो राजस्व मंडल है वहीं पर जो अधिकारी है वो राजस्व न्यायालय के तौर पर कार्य करता है, राजस्व न्यायाधीश के तौर पर। और उसका मुख्यालय आप तो जानते होंगे रेवेन्यू बोर्ड, ये अजमेर में आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो कोशिश की है मैंने, जो उच्च न्यायालय के जो सारे सवाल थे, तो लगभग इतने ही सवाल। ठीक है, मैं भरमार सवाल लेकर आ जाऊंगा और उसमें से एक सवाल पूछे। मुझे लगता है अगर आपने इसी वीडियो को सही से देखा है तो यहाँ से इससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।